नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। समाचारों की शुरुआत सबसे पहले सुर्खियों के साथ। केंद्रीय कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला। यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मिली कैबिनेट की मंजूरी। लगभग 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को होगा लाभ। 1 अप्रैल 2025 से होगा लागू। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई और महत्वपूर्ण फैसले। बायो E3 पर भी कैबिनेट ने लगाई मोहर। विज्ञान धारा स्कीम के तहत 11वीं और 12वीं के छात्र कर सकेंगे इंटर्नशिप। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन पर भाजपा का चौतरफा हमला। कांग्रेस की नीति और नियत पर उठाए सवाल। कांग्रेस पर सत्ता के लालच में देश हित को दरकिनार करने का लगाया आरोप। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में वामपंथी उग्रवाद से निपटने पर महामंथन। अमित शाह ने कहा, वामपंथी उग्रवाद पर मजबूत रणनीति के साथ अंतिम प्रहार करने का समय। 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करने की जताई प्रतिबद्धता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को महाराष्ट्र और राजस्थान का करेंगे दौरा। जलगांव में 11 लाख नई लखपति दीदी को करेंगे सम्मानित। जोधपुर में राजस्थान हाईकोर्ट के प्लेटिनम जुबली समारोह के समापन सत्र को भी करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार सुबह 11 बजे दूरदर्शन और आकाशवाणी से 113वीं मन की बात कार्यक्रम पर अपने विचार करेंगे साझा। कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा प्रसारित। भारतीय सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट से लिया संन्यास। फैंस के नाम भावुक संदेश जारी कर शिखर धवन ने कहा, देश के लिए क्रिकेट खेलना जीवन का सबसे अहम पल। प्यार और समर्थन के लिए फैंस का जताया धन्यवाद। और खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। केंद्रीय मंत्रिमंडल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज अहम बैठक हुई, जिसमें 3 बड़े फैसले लिए गए। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला किया है। कैबिनेट यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी UPS को मंजूरी दे दी गई है। इसका देश भर के पेंशन धारकों को लाभ मिलेगा। एश्योर्ड पेंशन की राशि वेतन की 50% होगी और 10 साल काम करने वाले कार्मिक की न्यूनतम पेंशन राशि 10,000 रुपए होगी। सरकारी कर्मचारियों की तरफ से हमेशा मांग आती रही कि जो NPS स्कीम है उसमें सुधार किए जाए। सुधार के लिए एक कमेटी बनाई थी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। 100 से ज्यादा एम्प्लॉयज यूनियंस एसोसिएशंस के साथ कमेटी ने डिस्कशंस किए, मल्टीपल मीटिंग्स, फिर दुनिया के कई देशों में किस तरह की स्कीम्स हैं, किस तरह के सिस्टम्स है वो भी देखा। फिर भारत की जो अर्थव्यवस्था है और केंद्र सरकार का बजट है उसको समझने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ, सबके साथ कंसल्टेशंस हुए और इस कंसल्टेशन के बाद में एक यूनिफाइड पेंशन स्कीम का रिकमेंडेशन इस कमेटी ने किया। और आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अप्रूव किया है। कैबिनेट के द्वारा यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दिए जाने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखते हुए कहा है कि देश की प्रगति के लिए कठिन परिश्रम करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों पर हमें गर्व है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम UPS इन कर्मचारियों की गरिमा और आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह कदम उनके कल्याण और सुरक्षित भविष्य के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हमने बताया कि केंद्रीय कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को आज मंजूरी दे दी है। इसके जरिए कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन के साथ ही कई प्रकार के लाभ मिलेंगे।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि इस स्कीम को राज्य सरकारें भी अपना सकती हैं। अगर ऐसा होता है तो यूपीएस के लाभार्थियों की संख्या 23 लाख से बढ़कर 90 लाख हो जाएगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अप्रूव किया है। 50% अश्योर्ड पेंशन, ये इस यूपीएस का सबसे पहला पिलर है। अश्योर्ड पेंशन का जो अमाउंट है, दैट विल बी द एवरेज ऑफ बेसिक पे ऑफ 12 मंथ्स बिफोर सुपर एनुएशन, उसका 50% होगा। और इस फुल पेंशन के लिए जो क्वालिफाइंग सर्विस रहेगी वो रहेगी 25 इयर्स। 25 साल से अगर कम है लेकिन 10 साल से ज्यादा है तो उसमें प्रोपोर्शनेट पेंशन रहेगी, प्रो रेटा वो पेंशन का अमाउंट बनेगा। किसी भी कर्मचारी के डिमाइज से पहले, इमीडिएटली पहले जो पेंशन थी, अमाउंट था, उसका 60% मिलेगा एम्प्लॉय के, डिसीज्ड एम्प्लॉय के स्पाउस को। एक मिनिमम अश्योर्ड पेंशन, अश्योर्ड मिनिमम पेंशन 10,000 रुपीज पर मंथ, करीब 23 लाख एम्प्लॉयज हैं, उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। ऑप्शन रहेगा, कोई अगर एनपीएस में रहना चाहे तो एनपीएस में रह सकता है, यूपीएस में ऑप्ट करना चाहे, विच इज नेचुरली अ वेरी अट्रैक्टिव स्कीम। ये स्कीम 1/4/2025 से लागू होगी। तो केंद्र सरकार ने आज यूपीएस को एक तरीके से लागू करने की बात कही है, तो वहीं पुरानी स्कीम एनपीएस भी है। दोनों में क्या कुछ अंतर है, आपको कुछ आंकड़ों के नज़रिए से समझाने की कोशिश करते हैं, वो ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं कि आखिर क्या एक बड़ा अंतर है। यूपीएस की अगर बात की जाए तो यूपीएस के नौकरी के आखिरी साल के 12 महीने के बेसिक के औसत का 50% पेंशन की गारंटी है, जबकि एनपीएस की अलग व्यवस्था है। यूपीएस केंद्र अंशदान होगा 18.5%, जबकि एनपीएस में 14% का अंशदान है। यूपीएस कर्मचारी की मृत्यु पर पारिवारिक पेंशन का फायदा है, एनपीएस में इसमें कोई प्रावधान नहीं था। ये अपने आप में एक बदलाव है। और यूपीएस 10 साल की नौकरी पर कम से कम मिलेगी 10,000 रुपये की पेंशन, एनपीएस इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम की बात है। यूपीएस में कर्मचारी का अंशदान 10% ही रहेगा, एनपीएस में इसमें कोई ही प्रावधान नहीं है। तो अपने आप में ये बड़े प्रावधान का जिक्र कहीं ना कहीं किया जा रहा है। तो कैसे 50% पेंशन की गारंटी दिखाता है, जबकि यूपीएस और एनपीएस में अलग अलग प्रकार के प्रावधान हैं। तो वहीं पेंशन को लेकर केंद्रीय कैबिनेट ने यूपीएस जैसा अहम फैसला लिया है। महाराष्ट्र के वर्धा में स्थित महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर रजनीश शुक्ला ने इस फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इस योजना से कर्मचारियों के मन में जो भी शंकाएं थी वो दूर होंगी। उन्होंने इसे संवेदनशील निर्णय बताते हुए कहा कि इससे लगभग 25 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। केंद्र सरकार के द्वारा घोषित यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस, इस योजना में वो सब कुछ है जिसको लेकर के एनपीएस से आच्छादित कर्मचारियों के मन में अपने भविष्य की आशंकाएं थी। और इसकी विशेषता है, कर्मचारियों को आश्वस्त करता है बाद के उन दिनों की, जैसे कि सेवा काल में मृत्यु, 60% तक पारिवारिक पेंशन की सुरक्षा। सरकार का एक संवेदनशील और कर्मचारी कल्याणकारी निर्णय है, मैं इसका स्वागत करता हूं। वहीं इसके अतिरिक्त केंद्रीय कैबिनेट ने बायो E3 को भी मंजूरी दी है, जिसके तहत आने वाले समय में बायो रिवॉल्यूशन होगा। इसके तहत बायो टेक्नोलॉजी के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। 3 बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे आपके सामने रखेंगे जो आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में भारत सरकार की कैबिनेट ने, यूनियन कैबिनेट ने आज 3 बड़े फैसले लिए। सबसे बड़ा फैसला है आज का, सबसे पहला फैसला है बायो E3। सब जानते हैं कि जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, आईटी रेवोल्यूशन था, वैसे ही आगे आने वाले समय में बायो रेवोल्यूशन होगा। बायो टेक्नोलॉजी, बायो साइंसेज से रिलेटेड जितने फील्ड्स हैं, उसमें आने वाले समय में बहुत बड़ी इकोनॉमी बनने वाली है और बहुत बड़ा उससे रोजगार भी पैदा होगा। इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट था कि एक अच्छा पॉलिसी फ्रेमवर्क बने।
तो ये पॉलिसी फ्रेमवर्क आज कैबिनेट ने अप्रूव किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल की जो बैठक हुई है, बैठक में 3 बड़े फैसले लिए गए, जिसमें सरकार ने बायो E3 नीति को मंजूरी दी है, जो उच्च प्रदर्शन जैव विनिर्माण को बढ़ावा देगी। प्रधानमंत्री मोदी ने बायो E3 नीति को एक ऐतिहासिक पहल बताते हुए सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी बात लिखी। उन्होंने लिखा कि कैबिनेट द्वारा स्वीकृत बायो E3 अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी नीति एक ऐतिहासिक पहल है, जो उच्च प्रदर्शन वाले जैव विनिर्माण को बढ़ावा देगी। ये आने वाले समय में वैज्ञानिक, औद्योगिक और सामाजिक प्रगति को भी प्रोत्साहित करेगी। अन्य लाभों में पर्यावरण संरक्षण और रोजगार सृजन शामिल है। केंद्रीय कैबिनेट ने विज्ञान धारा स्कीम को भी मंजूरी दी है। साथ ही 11वीं और 12वीं कक्षा में छात्र इस स्कीम के तहत इंटर्नशिप कर सकेंगे। विज्ञान धारा स्कीम के लिए 10,569 करोड़ रुपए को सरकार ने मंजूरी भी दी है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हमेशा से बहुत विश्वास रहा है। इसीलिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे बहुत बड़ा फोकस एक रख के आज एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम का अप्रूवल हुआ है। विज्ञान धारा स्कीम 10,579 करोड़ रुपीस की ये स्कीम अप्रूव की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने वाली महत्वाकांक्षी योजना विज्ञान धारा को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी है। प्रधानमंत्री ने लिखा है कि विज्ञान धारा युवाओं को नवाचार और वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रोत्साहित करेगी। ये भारत को अनुसंधान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में वैश्विक नेता बनने की दिशा में प्रेरित करेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शनिवार को मंत्रिमंडल विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की 3 प्रमुख योजनाओं को जारी करने की मंजूरी दे दी है, जिन्हें एकीकृत केंद्रीय क्षेत्र योजना विज्ञान धारा में मिला दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर खुशी जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट में लिखा कि विज्ञान धारा योजना हमारे नए युग के विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए उत्साही लोगों को अधिक कुशल धन उपयोग और उनके लिए बनाई गई उप योजनाओं का बेहतर समन्वय प्रदान करके उनके अंदर नई भावना को बढ़ावा देगी। आज केंद्रीय मंत्रिमंडल में विज्ञान धारा पहल को आकार देने के लिए 3 प्रमुख योजनाओं का विलय करके विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत के विकास को गति देने के निर्णय के लिए मोदी जी का आभार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र के कर्मचारियों से के प्रतिनिधि मंडल से आज मुलाकात भी की। दरअसल सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा को लेकर आज बड़ा फैसला किया है। कैबिनेट यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस को मंजूरी दे दी गई है। इसका देश भर के पेंशन धारकों को लाभ मिलेगा और उनमें खुशी की लहर भी है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों की राष्ट्रीय परिषद संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र के सचिव शिव गोपाल मिश्र ने केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया है। आज हम लोग बहुत थैंकफुल हैं जीसीएम नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड की तरफ से कि शायद भारतवर्ष में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी भी प्रधानमंत्री ने नेशनल काउंसिल जीसीएम स्टाफ साइड को इनवाइट किया बात करने के लिए, इंटरेक्शन के लिए। तो जो 32 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी जिनको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, उनके लिए बड़े गौरवपूर्ण क्षण है। उनके साथ बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई है और उन्होंने जो हमारे 2004 के बाद पूरे केंद्र सरकार में, मैं तो कहूँगा राज्य सरकारों पर भी उसका बाद में असर आएगा, तो उनके जो कर्मचारी हैं वो जो 2004 के बाद स्पेकुलेशन या मार्केट के ऊपर छोड़ दिए गए थे, उनके लिए उन्होंने जो है वो एक एश्योर्ड पेंशन सिस्टम की बात की है और आने वाले समय में जो भी रिटायर होगा या जो रिटायर हो चुके भी हैं उनको अपने वेतन जो मिल रहा होगा उसका 50% जो है वो तनख्वाह का मिलेगा और उसके ऊपर भी डियरनेस
राहत मिलने का काम होगा। हमें जैसा बताया गया है कि हमारे जो फैमिली पेंशन है वो भी जो है वो 60% उस पर डीएनएस राहत देने की बात की गई है। मिनिमम पेंशन भी 10,000 रुपये करने की बात की गई है। तो कुल मिलाकर के हम अगर देखते हैं तो ये जो हम लोग इतने दिनों से आंदोलन कर रहे थे, हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसका संज्ञान लिया और उन्होंने आज हमारे नेशनल काउंसिल की स्टैंडिंग कमेटी को बुलाया, बातचीत की। उन्होंने ये भी कहने का काम किया कि आने वाले समय में भी जब भी कभी आवश्यकता पड़ेगी तो पूरी सरकार जो है वो अपने कर्मचारियों के लिए उपलब्ध रहेगी। कैबिनेट की बैठक में यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दिए जाने के फैसले का कई कर्मचारी संगठनों ने के साथ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक के शिक्षक संघ के अध्यक्ष प्रोफेसर भूमिनाथ त्रिपाठी ने भी स्वागत किया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के द्वारा यूनिफाइड पेंशन लागू किए जाने का फैसला केंद्रीय कर्मचारियों के हित में सराहनीय कदम है। इस हेतु में माननीय प्रधानमंत्री सहित पूरे भारत सरकार का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार ने केंद्र सरकार की यूनिफाइड पेंशन स्कीम का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को निश्चित तौर पर इससे लाभ होगा। मुझे लगता है कि भारत सरकार ने ऐसा कर दिखाया है कि कैसे जो है कि जो दो तरह की पेंशन चल रही थी, ओल्ड पेंशन स्कीम और एनपीएस, इसमें जो है जो एनपीएस के जो कुछ एम्प्लॉइज थे जिनको ये लगता था कि ये ओल्ड पेंशन स्कीम वाले जो है उनसे ज़्यादा बेनिफिट लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो आज यूपीएस में जो उनको ऑप्शन मिलेगा कि कैसे वो एक यूपीएस को अडॉप्ट कर सकते हैं या एनपीएस को अडॉप्ट कर सकते हैं, मुझे लगता है कि यूपीएस जो है वो बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी एम्प्लॉइज के लिए जो लंबी मैं समझता हूँ अपनी सर्विस जो है भारत सरकार को देते हैं। वेलकम स्टेप समझता हूँ सभी एम्प्लॉइज की तरफ से और एम्प्लॉइज जो है इसमें बहुत ही खुश होंगे। और आगे बढ़ते कुछ और महत्वपूर्ण खबरों का आपसे रूबरू कराते हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत चरम पर दिखाई पड़ रही है। आरोप प्रत्यारोप के दौर की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन को देश हित के खिलाफ और आतंकवाद व अलगाववाद को पोषित करने वाला गठबंधन बताकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दिन भर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और दूसरे दिग्गज नेताओं ने कांग्रेस एनसी गठबंधन पर जमकर प्रहार किए और एक के बाद एक कई प्रकार के सवाल दाग दिए हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों की घोषणा के साथ ही सियासत अपने चरम पर है। कांग्रेस का नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन का ऐलान होते ही बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कांग्रेस से 10 सवाल पूछकर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया, तो शनिवार को देश भर के बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने भी कांग्रेस की नीति और नीयत पर सवाल उठाए। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सत्ता के लालच में देश हित को दरकिनार कर अलगाववाद और आतंकवाद की गोद में बैठ गई है। बीजेपी ने पूछा कि क्या वो अनुच्छेद 370 वापस लाने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के वादे का समर्थन करती है। बीजेपी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस नेतृत्व और राहुल गांधी से जवाब मांगा। आज मैं पूछना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर में जो जिससे गठबंधन करने चाह रहे नेशनल कॉन्फ्रेंस से, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 लाके हटाएंगे ऐसे जो निर्णय बताया है, इसका कांग्रेस पार्टी का राय क्या है? देश जानना चाहता है क्या स्टेट की एक पार्टी, स्टेट की सरकार किसी दूसरे देश की सरकार के साथ बातचीत करने की बात कर रही है? क्या ये देश को छोटा करने और देशद्रोह पूर्ण एजेंडा नहीं है और कांग्रेस इसका हिस्सा है? 2004 से 14 कांग्रेस की सरकार थी। उस यासीन मलिक के साथ देश के प्रधानमंत्री का फोटो शूट किसने करवाया था? क्या उस दौर में वापस ले जाना चाहते हैं? बीजेपी के मुख्यमंत्रियों ने भी कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन पर करारा प्रहार करते हुए इसे देश विरोधी बताया और कहा कि यह परिवारवादी पार्टियों को प्रश्रय देने वाला और राज्य में लूट की खुली छूट देने वाला गठबंधन है। क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी धारा 370
और आर्टिकल 35A को वापस लाकर जम्मू कश्मीर को फिर से अशांति और आतंकवाद के युग में धकेलने के जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा का समर्थन करती है। तो ये गठबंधन सत्ता के लालच में बार बार देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता के साथ खेलने वाली कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला परिवार की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ फिर से गठबंधन कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने जो गठबंधन किया है, उस गठबंधन के बाद उनके मंसूबे सबके सामने जाहिर हो गए हैं। हम कांग्रेस से पूछना चाहते हैं कि कांग्रेस आज उस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ चुनाव लड़ने जा रही है जिसने कहा कि अगर वो सत्ता में आए तो धारा 370 और 35A को बहाल करेंगे। जम्मू और कश्मीर के बीच में विभाजन का काम कांग्रेस ने लंबे समय तक कराया और उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की बड़ी भूमिका थी। मैं उम्मीद करता हूं कि आज कश्मीर का जो बदलता दौर है, इसे बदलते दौर में कांग्रेस फिर उस अराजक तत्वों के साथ मिल रही है। इसका जवाब राहुल गांधी को देना चाहिए। इस बीच विधानसभा चुनावों को लेकर पीडीपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। इस मौके पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ को बिना एजेंडे वाला गठबंधन बताया। चुनावी दौर में पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप की सियासत नई नहीं है, लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन को देश हित के खिलाफ और आतंकवाद व अलगाववाद को पोषित करने वाला गठबंधन बताकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। जाहिर है कांग्रेस को इन सवालों के जवाब ढूंढने होंगे। विक्रमजीत सिंह और राजेश राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा के नेता कविंद्र गुप्ता ने पीडीपी के घोषणा पत्र को नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र की कॉपी पेस्ट बताया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भी इनका साथ दे रही है। उन्होंने साथ ही कहा कि प्रदेश के लोगों को इन सब मुद्दों पर सोचना चाहिए कि ये जम्मू कश्मीर को फिर से नर्क बनाना चाहते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मैनिफेस्टो आया है उसी का कॉपी पेस्ट है। ये कांग्रेस भी इन्हीं का समर्थन कर रही है कि ये जम्मू कश्मीर को फिर नर्क बनाना चाहते हैं। उन लोगों को चलवाना चाहते हैं जेलों से जो यहाँ पर पत्थरबाज थे, पाकिस्तान के झंडे चढ़ते थे इन्हीं लोगों द्वारा। इन्हीं लोगों ने यहाँ का माहौल ख़राब किया हुआ था, स्कूल कॉलेजेस बंद रहते थे। आज धारा 370 लाएंगे, 2 झंडे लाएंगे, ये सपने हैं, कुछ होने वाला नहीं है, सोचते रहें। लेकिन आज भी वो एक दूसरे को समर्थन इसलिए कर रहे हैं कि अपना कोई आधार नहीं, भारतीय जनता पार्टी का डर उन्हें सता रहा है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। अब दूरदर्शन जम्मू की क्षेत्रीय समाचार इकाई और जम्मू कश्मीर के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके जरिए जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर जागरूकता और भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। MOU पर दूरदर्शन जम्मू की क्षेत्रीय समाचार इकाई के सहायक निदेशक विवेक पाठक, जबकि जम्मू कश्मीर मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय की ओर से उप निदेशक सूचना अख्तर काजी ने हस्ताक्षर किए हैं। इस दौरान जम्मू कश्मीर के मुख्य चुनाव अधिकारी पांडुरंग पोलो भी मौजूद रहे। MOU के बाद दूरदर्शन जम्मू की क्षेत्रीय समाचार इकाई के सहायक निदेशक विवेक पाठक ने कहा कि इन प्रयासों से मतदाताओं के बीच लोकतांत्रिक अधिकारों को लेकर जागरूकता बढ़ाई जाएगी। दूरदर्शन अपने आप में आज भी अपना वजूद बनाए रखा हुआ है। दूरदर्शन के माध्यम से इलेक्टोरल अवेयरनेस करने के लिए मेरे ऑफिस ने आज असिस्टेंट डायरेक्टर दूरदर्शन जो जम्मू में बैठते हैं उनके साथ ये MOU किया है। जो हमारी इलेक्टोरल अवेयरनेस रिलेटेड एक्टिविटीज़ हो रही है, जिसको हम ब्रीफ में स्वीप बोलते हैं, उन सब को दूरदर्शन आपने प्राइम एरियाज़ में उसको हाईलाइट करेगा, प्राइम टाइम में उसको हाईलाइट करेगा, लोगों तक ले जाएगा ताकि लोगों में अवेयरनेस हो। दूर दराज के एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में जहां दूरदर्शन का पहुंच रहता है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर लाल आतंक को जड़ से खत्म करने की कोशिशों में तेजी से काम कर रही है।
प्रभावित राज्यों में इसे लेकर विशेष अभियान भी चलाए जा रहे हैं। इस कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में वामपंथी उग्रवाद समीक्षा बैठक की आज अध्यक्षता की। इस बैठक में नक्सल प्रभावित 7 राज्यों के संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। अमित शाह ने कहा कि मार्च 2026 तक नक्सल समस्या को पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे और सरकार जल्द ही नक्सल आत्मसमर्पण को लेकर नीति लेकर सामने आएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में वामपंथी उग्रवाद समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ को नक्सल आतंक से मुक्त कराने के लिए महत्वपूर्ण रणनीति पर काम कर रही है। अमित शाह छत्तीसगढ़ के 3 दिवसीय दौरे पर रायपुर में हैं। इस दौरान उन्होंने नक्सल विरोधी अभियानों पर कई बैठकों की अध्यक्षता की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सल प्रभावित 7 राज्यों के मुख्य सचिव, डीजीपी और अधिकारियों के साथ 3 अलग अलग बैठक की। इस बैठक में छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल के पुलिस प्रमुखों के अधिकारी शामिल हुए। बैठक में अर्धसैनिक बलों के ऑफिसर भी शिरकत किए। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए वामपंथ नक्सलवाद को खत्म करने की बात पर बल दिया। उन्होंने कहा कि नक्सल समस्या अब अंतिम चरण में है और हम मार्च 2026 तक इस समस्या को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। 2019 से लेकर 24 तक नक्सल प्रभावित क्षेत्र के नाम से तमगे से मुक्त हुए हैं। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और कमोबेश महाराष्ट्र भी, ये सारे राज्य महाराष्ट्र का एक जिला छोड़कर नक्सल समस्या से मुक्त हुआ है। मैं मानता हूं कि ये भारत सरकार का बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मुझे विश्वास है कि हमारी लड़ाई अंतिम चरण में पहुंची है और हम देश को 2026 मार्च तक पूर्णतया नक्सल समस्या से मुक्त कर पाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री ने नक्सलवाद को एक बड़ी चुनौती बताया और कहा कि सरकार जल्द ही क्षेत्र में एक विशेष नक्सल आत्मसमर्पण नीति लेकर आएगी। लंबे समय के प्रभाव के कारण निरक्षर रह गए हैं, चाहे उनकी एज कोई भी हो। इनको साक्षर बनाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार और भारत सरकार का गृह मंत्रालय एक अभियान चलाएगा, ये तय हुआ है। तेंदुपत्ता की खरीदी में आमूलचूर हम परिवर्तन भी करेंगे। एनआईए के तर्ज पर एसआईए बनाकर जो शुरुआत की है, इसको और स्ट्रेंथी कर हम जो 2 सिद्धि का प्रमाण है उसको भी बढ़ाएंगे। एक नए लुक के साथ सरेंडर पॉलिसी को भी छत्तीसगढ़ सरकार 1-2 महीने में भी घोषणा करेगी। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के पवित्र धाम चंपारण पहुंचे। यहां उन्होंने महाप्रभु वल्लभाचार्य के मुख्य प्राकट्य बैठक स्थल और चंपेश्वर महादेव की पूजा अर्चना की और देशवासियों की सुख समृद्धि की कामना भी की। इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, सांसद बृजमोहन अग्रवाल भी उनके साथ मौजूद रहे। इस मौके पर द्वारिकेश्वर लाल जी महाराज द्वारा उन्हें महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की प्रतिमा भेंट की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। उधर कोलकाता दुष्कर्म और हत्या के मामले में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। सीबीआई ने संदीप घोष और मुख्य आरोपी संजय रॉय समेत 7 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट किया है। वहीं कोलकाता में डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी है। डॉक्टर्स ने जांच में कोई प्रगति नहीं होने पर दुख जताया है। आरजीकर दुष्कर्म और हत्या मामले में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सीबीआई ने संदीप घोष और मुख्य आरोपी संजय रॉय समेत 7 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट किया। मुख्य आरोपी संजय रॉय का जेल में ही पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया। इस मामले में संजय रॉय को पहले ही 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में कथित वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित सभी दस्तावेज एसआईटी ने सीबीआई को सौंप दिए। वहीं कोलकाता में डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी है। राज्य में रेजिडेंट और जूनियर डॉक्टरों का काम बंद है। डॉक्टरों ने जांच में कोई प्रगति नहीं होने पर दुख जताया है।
दूसरी तरफ दुष्कर्म और हत्या मामले में लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कोलकाता में न्याय की मांग करते हुए मॉर्निंग वॉकर्स ने रविंद्र सरोवर में विरोध प्रदर्शन किया। वहीं एसएफआई श्रमिकों ने इस जघन्य अपराध के खिलाफ मोर्चा खोला। वहीं कई लॉ कॉलेज के छात्रों ने दुष्कर्म और हत्या के खिलाफ मार्च का आयोजन किया। जो भी हुआ है बहुत बुरा हुआ है और ये स्टूडेंट्स लोग हम लोगों के लीगेसी कैरी कर रहे हैं ताकि वो लोग आगे चल के जान पाए कि कैसे जस्टिस लेना चाहिए हम लोगों को। इस बीच आरजीकर दुष्कर्म और हत्या मामले के मुख्य आरोपी संजय रॉय का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें वह कॉलेज के अंदर जाता दिखाई दे रहा है। उम्मीद है ये सारे सबूत मुख्य आरोपी संजय रॉय को सजा दिलाने और पीड़िता को न्याय दिलाने में मील का पत्थर साबित होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अमेरिका के 4 दिन के दौरे पर हैं। इस दौरान अमेरिका की सरकार ने भारत को पनडुब्बी रोधी युद्धक सोनोवाय की बिक्री करने की मंजूरी दे दी है। इससे इंडो पैसिफिक और IOR क्षेत्र में भारत की पनडुब्बी रोधी युद्धक क्षमताओं को काफी बढ़ावा मिलने की पूरी संभावना है। अमेरिका यात्रा के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन से मुलाकात की। उन्होंने उभरती भू राजनीतिक स्थिति और कुछ मुख्य क्षेत्रीय सुरक्षा विषयों पर विचार विमर्श किया। रक्षा मंत्री ने भारत और अमेरिका के बीच रक्षा औद्योगिक सहयोग परियोजनाओं और उन संभावित क्षेत्रों पर भी चर्चा की जहां दोनों देशों के उद्योग एक साथ कार्य कर सकते हैं। इस बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को बढ़ावा देते हुए अमेरिका ने भारत को एंटी सबमरीन वारफेयर सोनोबॉय और संबंधित उपकरणों की संभावित विदेशी सैन्य बिक्री को मंजूरी दे दी है। इसे भारतीय नौसेना के रोमियो हेलीकॉप्टरों के साथ एकीकृत किया जाएगा। इस करार की अनुमानित लागत $52.8 मिलियन होगी। समझौते से भारत और अमेरिका के बीच रक्षा संबंधों को मजबूती मिलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिका के पेंटागन में अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इस दौरान राजनाथ सिंह ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग, औद्योगिक सहयोग, क्षेत्रीय सुरक्षा और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा की। दोनों नेताओं ने पिछले साल हस्ताक्षरित भारत अमेरिका रक्षा औद्योगिक सहयोग रोडमैप पर भी चर्चा की, जिससे दोनों देशों में रक्षा उद्योग में बदलाव आने की संभावना है। India and the US enjoy a comprehensive global strategic partnership covering almost all areas of human endeavor. This is driven by shared democratic values, convergence of interests on a range of issues, and vibrant people-to-people contact. Excellency, our bilateral relationship has also seen a growing convergence of strategic interests and enhanced defense, security, and industrial cooperation. रक्षा मंत्री ने वाशिंगटन डीसी में यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा आयोजित एक गोलमेज सम्मेलन में अमेरिकी रक्षा उद्योग जगत के दिग्गजों के साथ बातचीत की। राजनाथ सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि भारत अमेरिकी निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग का स्वागत करता है। उन्होंने कहा कि भारत क्षमता निर्माण और एक स्थायी प्रौद्योगिकी और औद्योगिक साझेदारी के लिए रक्षा के क्षेत्र में अमेरिका के साथ मिलकर कार्य करना चाहता है, जिससे उभरती चुनौतियों से निपटा जा सके। रक्षा मंत्री ने यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के प्रतिनिधि मंडल से भी मुलाकात की। डीडी न्यूज़ के लिए वाशिंगटन से अक्षय डोगरे की रिपोर्ट। और बात प्रधानमंत्री के यूक्रेन दौरे की। प्रधानमंत्री मोदी का यूक्रेन दौरा बेहद खास रहा क्योंकि उनके यूक्रेन दौरे पर पूरी दुनिया की निगाह बनी हुई थी। खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से युद्ध को लेकर अपनी बात सामने रखी, उनकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। किस तरीके से, देखिए इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड और यूक्रेन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। पीएम मोदी का यूक्रेन दौरा बेहद खास रहा क्योंकि उनके यूक्रेन दौरे पर पूरी दुनिया की निगाहें रहीं। खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस गर्मजोशी के साथ यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मिले और युद्ध को लेकर अपनी बात रखी, उसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। यूक्रेन की धरती से प्रधानमंत्री मोदी का ये कहना कि यूक्रेन रूस के बीच जारी संघर्ष को लेकर भारत तटस्थ की भूमिका में नहीं है बल्कि शांति का पक्षधर है, बड़ा संदेश दे गया। हम बहुत ही कन्विक्शन के साथ युद्ध से दूर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम तटस्थ थे। हम न्यूट्रल नहीं थे। हम पहले दिन से ही
पक्षकार रहे हैं और हमारा पक्ष है शांति का। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ये भी मानता है कि युद्ध के मैदान में समाधान नहीं हो सकता, डायलॉग, डिप्लोमेसी का रास्ता अपनाया जाना चाहिए। पीएम मोदी ने भरोसा दिलाया कि भारत शांति के हर प्रयास में सक्रिय भूमिका निभाने को तैयार है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि शांति के हर प्रयास में भारत अपनी सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार है। व्यक्तिगत रूप से मैं भी अगर इसमें कोई योगदान कर सकता हूं तो मैं जरूर करना चाहूंगा। एक मित्र के रूप में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। यूक्रेन की यात्रा से पीएम मोदी ने संतुलन साधने और सभी पक्षों को शांति के रास्ते पर चलने का संदेश दिया है। पीएम मोदी का ये कदम शांति और स्थिरता के लिए सभी देशों को एकजुट करने का प्रयास है, क्योंकि पीएम मोदी ने यूक्रेन की धरती से एक ग्लोबल नैरेटिव दिया है। खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि भारत इस युद्ध को समाप्त कराने के वैश्विक कूटनीतिक प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इससे साफ पता चलता है कि ग्लोबल स्तर पर भारत किस तरह से एक मजबूत देश के तौर पर उभर रहा है। अरुण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। महिलाओं को सशक्त बनाने वाली महत्वाकांक्षी योजना लखपति दीदी की संख्या देश भर में लगातार बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को महाराष्ट्र के जलगांव में 11 लाख महिलाओं को लखपति दीदी का प्रमाण पत्र सौंपेंगे और उनसे वार्ता भी करेंगे। लखपति दीदी योजना की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2023 को लाल किले से की थी। वर्तमान में देश भर में लखपति दीदियों की संख्या 1 करोड़ से भी ज़्यादा हो गई है। केंद्र सरकार तीव्रता से 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने की कार्य योजना पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को महाराष्ट्र के जलगांव में 11 लाख महिलाओं को लखपति दीदी का प्रमाण पत्र सौंपेंगे और उनसे संवाद भी करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री 2,500 करोड़ रुपए का रिवॉल्विंग फंड भी जारी करेंगे, जिससे 4.3 लाख स्वयं सहायता समूहों के लगभग 48 लाख सदस्यों को लाभ मिलेगा। पीएम मोदी 5,000 करोड़ रुपए का बैंक ऋण भी जारी करेंगे, जिससे 2,35,400 स्वयं सहायता समूहों के 25.8 लाख सदस्यों को फायदा होगा। जलगांव में होने वाले इस कार्यक्रम में करीब 1 लाख महिला जुटेंगी और वर्चुअल माध्यम से करीब 1 करोड़ महिलाएं भी जुड़ेंगी। केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लखपति दीदियां ऐसी महिलाएं हैं जो सालाना 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा कमाती हैं। हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी 25 अगस्त को महाराष्ट्र के जलगांव में लखपति दीदियों को प्रतीकात्मक रूप से वहां प्रमाण पत्र वितरित करेंगे। लगभग 1.5 करोड़ दीदियां अलग अलग 30,000 स्थानों पर एकत्रित होंगी और प्रधानमंत्री जी से जुड़ेंगी, इस कार्यक्रम से जुड़ेंगी। इन लखपति दीदियों ने न सिर्फ अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाला है, बल्कि वे बाकी समाज के लिए भी आदर्श बन रही हैं। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य अगले 3 सालों में 3 करोड़ लखपति दीदियां बनाना है। हमने ये लखपति दीदी के योजना अंतर्गत जो हमें एक प्रॉफिट हुआ है, तो उसकी वजह से भी हमारा अभी इनकम और ज़्यादा अच्छा हो रहा है और इसकी वजह से और हम ज़्यादा महिलाओं को रोजगार दे रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट के सर है, उसने हमें लखपति दीदी की ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग लेने के बाद मैंने मेरा बिजनेस अच्छे से शुरू किया और CIF लेके मैंने दुग्ध व्यवसाय किया। उसके बाद मेरी जो आमदनी इनकम थी वो बढ़ गई। मैं लखपति दीदी का प्रशिक्षण लिया और मेरे अभी लखपति है 1 लाख मिलता है। सरकार लखपति दीदी योजना के तहत पात्र महिलाओं को ब्याज मुक्त 1 से 5 लाख रुपए तक का ऋण देती हैं, जिससे वे स्वरोजगार शुरू कर सकें। आर्थिक रूप से वंचित महिलाओं को जोड़ने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पिछले 100 दिनों में 11 लाख लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा था, जबकि अब तक 1 करोड़ से ज्यादा लखपति दीदियां बन चुकी हैं। फरवरी 2024 को बजट भाषण में केंद्र सरकार ने 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा था। इस योजना में महिलाओं को किफायती बीमा कवरेज का लाभ मिलता है, जो उनकी आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। इससे उनका परिवार भी सुरक्षित रहता है। लखपति दीदी योजना में कई प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शामिल हैं, जो महिलाओं को आत्मविश्वास देती हैं।
महाराष्ट्र के जलगांव में लखपति दीदी सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जहां देश भर से चुनिंदा लखपति दीदी शामिल होंगी। लखपति दीदी ऐसी योजना है जहां महिलाओं का प्रशिक्षण किया जाता है और खेती बाड़ी के लिए आधुनिक तौर तरीके उन्हें सिखाए जाते हैं। इस योजना से महिलाएं आत्मनिर्भर तो बनी रही हैं, देश के कृषि को भी काफी फायदा हो रहा है। शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, जलगांव। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को राजस्थान हाईकोर्ट के 75 वर्ष पूरे होने के मौके पर जोधपुर में विशेष कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ समेत सर्वोच्च न्यायालय के कई न्यायाधीश और राजस्थान के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी शिरकत करेंगे। राजस्थान हाई कोर्ट की स्थापना का प्लैटिनम जुबली समापन समारोह रविवार को जोधपुर में आयोजित किया जाएगा। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। कार्यक्रम को लेकर खासतौर से राजस्थान हाई कोर्ट से जुड़े वकीलों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। प्लेटिनम जुबली को इस तरीके से जुबिलियन तरीके से मनाने के लिए मैं राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव एंड उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ। नेचुरली इतना हिस्टोरिक इवेंट में प्रधानमंत्री का आना भी ये शो करता है कि हमारा जो इतिहास है, राजस्थान का जो इतिहास है, वो एक धरोहर के रूप में हर लाइन लिखी जाती है। उसी तरह ये धरोहर हमारी जो लिखी गई है, जो आज भी एस्टेब्लिश है, हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आने वाली जनरेशन के लिए चलता रहेगा। प्रधानमंत्री और अन्य VIP मेहमानों के आगमन को देखते हुए जोधपुर में प्रशासन की ओर से सभी तरह के इंतजाम किए गए हैं। जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में जो है वो सभी तैयारियों की नियमित रूप से काफ़ी पहले से बैठकें जो हैं वो प्रारंभ की जा चुकी हैं और समस्त व्यवस्थाओं के लिए पृथक रूप से जो है वो प्रभारी अधिकारी नियुक्त किए जा चुके हैं। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस आयुक्त महोदय के द्वारा जो है वो सभी व्यवस्थाएं उनके स्तर पर की गई हैं। पिछले 75 साल में जोधपुर हाई कोर्ट ने कई ऐसे फैसले दिए हैं जो प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए ऐतिहासिक थे। चाहे वो सती प्रथा से जुड़ा रूप कंवर का मामला हो या महिला भ्रूण हत्या का मुद्दा हो। प्लैटिनम जुबली समारोह के तहत हाई कोर्ट में म्यूजियम भी बनाया गया है, जिसमें न्यायपालिका के सफर और विशेष रूप से राजस्थान में अदालतों से जुड़ी जानकारियां मुहैया कराई गई हैं। विकास सारथी की रिपोर्ट, DD न्यूज, जोधपुर। उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को दूसरे दिन सभी 67 जिलों में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा संपन्न हुई। यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की पारदर्शी और निष्पक्ष परीक्षा आयोजित कराने के संकल्प का नतीजा है कि सॉल्वर गैंग और परीक्षा माफियाओं ने इससे अपनी दूरी बना ली। परीक्षा के दूसरे दिन शुक्रवार को 1174 केंद्रों पर 6.57 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। योगी सरकार ने परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए 25,000 पुलिसकर्मी और 2300 मजिस्ट्रेट की तैनाती की थी। सुरक्षा व्यवस्था को परखने के लिए DGP प्रशांत कुमार ग्राउंड जीरो पर उतरे। वहीं परिवहन निगम की ओर से अभ्यर्थियों को फ्री बस की सुविधा उपलब्ध कराई गई। साथ ही प्रदेश के विभिन्न जिलों में इलेक्ट्रिक बस में भी परीक्षार्थियों को फ्री में सफर की सौगात दी गई। परीक्षा के दूसरे दिन पुलिस ने 15 आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की, जबकि 17 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। बुंदेलखंड का नाम आते ही सूखा, बदहाली, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और पलायन की कहानी सामने आ जाती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ विकास की योजनाओं की घोषणा नहीं हुई, प्रयास नहीं हुए, लेकिन हालात नहीं बदले। यह अलग बात है कि हाल के वर्षों में राष्ट्रीय आजीविका मिशन और स्थानीय महिलाओं की तरफ से किए गए प्रयासों से बुंदेलखंड दुग्ध क्रांति और स्वावलंबन की तरफ तेज गति से आगे बढ़ रहा है। देखते हैं झांसी से हमारे संवाददाता धीरज कुमार की यह खास रिपोर्ट। झांसी के मानपुर गांव में हमाओ बल हमाई बलिनी का उद्घोष लगा रही इन महिलाओं ने आर्थिक तंगी और पलायन के दर्द को भोगा है। वर्षों से अपनी मुफलिसी की पीड़ा को छिपाए इन महिलाओं को राष्ट्रीय और राज्य आजीविका मिशन का संबल मिला। मिशन से साल 2019 में बलिनी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी की स्थापना हुई। बलिनी ने आधी आबादी के सपने को बुनकर ऐसी आधारशिला रखी कि सूखे बुंदेलखंड में दुग्ध क्रांति आ गई। आंकड़े हैं कि बुंदेलखंड के 7 जिलों की 71,000 परिवार की महिलाएं
इसके साथ जुड़ी हैं। सच में बुंदेलखंड दुग्ध क्रांति में इतिहास रचने जा रहा है। बुंदेलखंड की अगर हम बात करें तो लगभग 1150 के ग्रामों में लगभग 71,000 महिलाएं दुग्ध उत्पादन कर रही हैं। इससे हम लोगों के झांसी जनपद में लगभग 2,500 महिलाएं जो हैं लखपति दीदी जो माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है उससे भी जुड़ी हैं। बलिनी ने चमत्कार के लिए महिलाओं के दर्द को अपनी पीड़ा माना। सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से महिलाओं को संगठित किया। दुग्ध उत्पादन से थोड़े से पैसे महिलाओं के खाते में क्या आए, बुंदेलखंड के 1050 गांव बलिनी से जुड़ गए। रोजाना 2,50,000 लीटर दूध का उत्पादन और सालाना 525 करोड़ रुपए का कारोबार बलिनी की स्वर्णिम हकीकत है। बलिनी ने बीते 5 वर्षों में पशु के लिए 29 करोड़ रुपए लोन के रूप में उपलब्ध कराए हैं। महिलाएं लखपति दीदी बन रही हैं, स्वावलंबी बन रही हैं। 50% जो तबका है महिलाओं का, जब तक ये इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होगा तब तक जो ग्रोथ हम एक्सपेक्ट करते हैं, जिस विजन से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय योगी जी कहते हैं कि एक विकसित भारत की बात करते हैं, वो तब तक पूरा नहीं हो पाएगा जब तक हम इस 50% चंक को हम अपने साथ लेके नहीं चलेंगे। तो 71,000 घर इस बलनी के माध्यम से जुड़ के आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त हुआ है। 1 से 1.5 सालों में जो भी हमारी दीदियां हमारे साथ जुड़ी हैं, आज 71,000 की संख्या है, कल लाखों की होंगी और लाखों लखपति होंगी। मानपुर में बना बायोगैस प्लांट बानगी है ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजनाओं के धरातल पर उतरने की। यहां औषधीय पौधों की बागवानी हो रही है। रसोई गांव की रविरंजना पाल से मिलिए। बालिनी में सहायिका है, दूध कलेक्शन का काम है। दूध के काम से बने पैसे से आटा चक्की और टेंट का काम भी बढ़ा लिया है। रविरंजना का नाम उन 6,500 महिलाओं में शुमार है जो लखपति दीदी बनी हैं। रविरंजना सालाना 5 लाख रुपए कमाने वाली लखपति दीदी हैं। 2019 में हमारे यहाँ डेयरी आई थी तो हम लोगों के रोजगार में लगाओ और हर साल हमें 5 लाख तक की आय हो जाती। अनुसूचित जनजाति से आने वाली मंजू समाज के अंतिम पायदान की महिला हैं। मंजू के अपने ही गांव में उनके लिए तमाम चुनौतियां थीं। मंजू सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी, अपनी सामाजिक चुनौतियों को दरकिनार कर मुख्य धारा में आई। आज मंजू आत्मनिर्भर हैं, जिनके पास अपनी कई भैंसें हैं। बलनी कंपनी से जोड़ा, हमें उसके सदस्य बनाए, जिसके द्वारा हमारा दूध बलनी कंपनी में जाने लगा और 3/13/23 को हमें वहाँ से हमारे खाते में पैसा आने लगा। तो जब हमें पैसा मिला तो हमें बहुत खुशी हुई। झांसी में ऐसी हजारों गुमनाम महिलाएं हैं जिनकी राष्ट्रीय पहचान भले ही ना हो, लेकिन इनके हुनर और सरकारी इमदाद की चर्चा बुंदेलखंड की फिजाओं में है। महिलाएं 1 लीटर दूध का 82 रुपए तक पा रही हैं, आत्मनिर्भर बन गई हैं, आर्थिक स्वावलंबन की एक नई इबारत लिख रही हैं। झांसी में हजारों की संख्या में या उससे अधिक की संख्या में ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने अपने परिश्रम के दम पर, अपने ताकत के दम पर सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं और वहां से मदद पाकर ये महिलाएं न केवल आत्मनिर्भर बनी है बल्कि इन्होंने अपने परिवार को भी एक नई मजबूती दी है। कैमरामैन संदीप कुमार के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज, झांसी। और अब बात मौसम से जुड़ी खबर की करते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में लगातार बारिश हो रही है। खासतौर पर भारी बारिश के बाद त्रिपुरा में हालात गंभीर बने हुए हैं। बाढ़ और भूस्खलन के चलते 1 सप्ताह में 24 लोगों की मृत्यु भी हो गई है। पिछले 3 दशक में त्रिपुरा में आई सबसे भीषण बाढ़ में 1,28,000 लोग बेघर भी हुए हैं। बाढ़, राहत और बचाव का काम युद्ध स्तर पर जारी है। त्रिपुरा में लगातार हो रही भारी बारिश और बाढ़ के बाद चारों तरफ हाहाकार मच गया है। राज्य में हालात गंभीर हैं, लेकिन इन सारी चुनौतियों के बीच राज्य सरकार लोगों को बचाने और राहत मुहैया कराने में जी जान से जुटी हुई है। 1 सप्ताह के अंदर 24 लोगों को बाढ़ की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी है। राज्य सरकार की सहायता के लिए केंद्र ने एनडीआरएफ की टीमें, सेना की टुकड़ियां और भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर भी तैनात किए हैं। MI-17 और ALH हेलीकॉप्टरों के माध्यम से वायुसेना इस काम में लगातार जुटी हुई है। अगरतला से संचालित हेलीकॉप्टरों ने रंगमती, जतनबारी, उदयपुर,
पश्चिम मालबासा, शंकरपाली और आसपास के इलाकों में फंसे स्थानीय लोगों के लिए 4000 से अधिक खाद्य पैकेट गिराए गए हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में अब तक कुल 28 टन राहत सामग्री हवाई मार्ग से पहुंचाई गई है। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा भी किया। इस दौरान सीएम बाढ़ प्रभावित लोगों से भी मिले। 2-3 जगह जहाँ पर हमारा रिलीफ कैंप हुआ, वहाँ जाके इन लोगों से बात किया, कहाँ का माने कमी है, कमी नहीं होना चाहिए। डॉक्टर्स भी वहाँ देखे, वहाँ पर मैं पहले ही डॉक्टर्स लोग को मैंने कह दिया, जहाँ जहाँ हम लोग के यहाँ इस तरह रिलीफ कैंप हुआ है तो डेली कम से कम 2 बार 3 बार या जब मैंने वहाँ जरूरत पड़े वहाँ जाए। और मैं देखा ये लोग जा रहे हैं सब जगह। अगरतला में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए लोगों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। स्थानीय निवासी भी सरकार के राहत कार्यों से संतुष्ट नजर आए। बाढ़ प्रभावित अरुणा सरकार ने कहा कि राहत शिविर में मुख्यमंत्री बच्चों की तरह लोगों की सेवा करने का काम कर रहे हैं। मेरा नाम अरुणा सरकार है। मेरे पिता का घर यहाँ जयनगर में है। मैं आज सुबह इस राहत शिविर में आई हूँ, लेकिन मेरे घर के परिवार के कुछ सदस्य यहाँ पहले से हैं और उन्होंने कहा है कि यहाँ सब कुछ ठीक है। मेरे घर में पानी घुस गया था, जिस कारण मेरा फ्रिज, अलमीरा, गद्दा सब कुछ खराब हो गया। मैं आज सुबह यहाँ राहत शिविर में पहुँची हूँ, जिसके बाद मुझे राहत मिली है। यहाँ सभी सुविधाएं अच्छी हैं, यहाँ तक कि यहाँ छोटे बच्चों का बेबी फूड भी दिया जा रहा है। त्रिपुरा में मौजूदा हालात वाकई बेहद खराब हैं। लोगों के घर पानी में डूब गए हैं। लोग घर बार छोड़ शरणार्थी शिविरों में शरण ले रहे हैं। कैंपों में रहने वाले लोगों को खाने के साथ साथ सरकार की तरफ से टिफिन भी उपलब्ध कराया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। उधर पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल तक बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। पंजाब के चंडीगढ़ शहर के कई हिस्सों में बारिश हुई, जबकि उज्जैन में शिप्रा नदी के रामघाट पर स्थित कई मंदिर जलमग्न भी हो गए। गुजरात में भारी बारिश के कारण अहमदाबाद शहर के कई हिस्सों में जल भराव देखने को मिला। पिछले 24 घंटों में राज्य के 152 तालुका में अच्छी खासी बारिश हुई है। नर्मदा जिले में बारिश के कारण करजन बांध में जलस्तर बढ़ने के बाद 14,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। करजन नदी उफान पर है और लोगों को इसके लिए सचेत भी कर दिया गया है। भारी बारिश के बाद सरदार सरोवर बांध में पानी का स्तर बढ़ा जरूर है, लेकिन जलस्तर 135.03 मीटर पर स्थिर है। उधर कोलकाता के लाल बाजार में भारी बारिश के कारण सड़कों पर जल जमाव के कारण यातायात प्रभावित हुआ है। बीते दिनों नेपाल में सड़क दुर्घटना में मारे गए 25 भारतीय तीर्थयात्रियों के पार्थिव शरीर एयरलिफ्ट कर महाराष्ट्र के जलगांव लाए गए हैं। नेपाल के तानाहुन जिले में शुक्रवार को एक बस हादसे में 27 यात्रियों की मृत्यु हो गई थी, जबकि 16 घायल लोगों का इलाज काठमांडू के एक अस्पताल में चल रहा है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री रक्षा खडसे ने कहा कि सभी मृतकों के पार्थिव शरीर को लाया गया है और उनको एम्बुलेंस द्वारा उनके घर पर पहुंचाया जा रहा है। भारत सरकार के सभी वहाँ पे एम्बेसी, हमारी इंडियन एम्बेसी है, उसके साथ नेपाल गवर्नमेंट सभी इस मिशन में जुड़ी थी। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, वहाँ की मेडिकल टीम ने बहुत सपोर्ट किया। पोस्टमार्टम करके ये क्राफ्ट में हम ये 25 जो लोग हैं उनको आज यहाँ लाए। अभी एम्बुलेंस में अपने अपने घर पे उनको सबको भेजा है और जो 16 लोग हैं वो वहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट है। उनका पूरा रिकवरी वहाँ पे करने के लिए हमारे लोग रुका है और वहाँ का मेडिकल स्टाफ तो पूरे उनके केयर में है और इंडियन एम्बेसी भी पूरा ध्यान उसके लिए रखती है। तो सुना आपने केंद्रीय मंत्री रक्षा खडसे को कि उन्होंने बताया कि किस प्रकार से भारत सरकार ने प्रयास किया है मृत शरीर को वापस लाने के लिए और उन परिवारों के साथ लगातार सरकार खड़ी हुई है। तो वहीं नेपाल के तानाहुन जिले में शुक्रवार को एक बस हादसे का शिकार हो गई थी, जिसमें सभी यात्री महाराष्ट्र के थे। इनमें से 27 यात्रियों की मृत्यु हो गई थी, जबकि 16 लोगों का इलाज काठमांडू के एक अस्पताल में चल रहा है। इनके स्वस्थ होते ही सभी को वापस लाया जाएगा। एक बस पे सफ़र कर रहे महाराष्ट्र के 51 यात्रियों को अन्य बस से सुरक्षित भारत पहुंचाया जा रहा है। यात्रियों को पुलिस एस्कॉर्ट के साथ गोरखपुर लाया जा रहा है, जहां बॉर्डर पर मेडिकल टीम की भी तैनात किया गया है, जबकि 25 यात्रियों के शव को पोस्टमार्टम के बाद नेपाल से ही एयरलिफ्ट कर महाराष्ट्र भेजा गया है।
दरअसल पोखरा से काठमांडू जा रही भारतीय टूरिस्ट बस नदी में गिर गई थी, जिसके बाद ये घटना हुई और मृत 27 लोगों के पार्थिव शरीर को महाराष्ट्र में उनके घरों तक पहुंचाया गया है, जबकि घायलों को इलाज के बाद में बाई रोड लाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार की सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम की यह 113वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क का आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी प्रसारित किया जाएगा। इसे आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनल्स पर भी सीधा प्रसारित किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी इसका प्रसारण करेंगे। भारत के दिग्गज क्रिकेटर शिखर धवन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर रिटायरमेंट की घोषणा की। 37 साल के शिखर धवन ने साल 2010 में भारत के लिए डेब्यू किया था। अपने 13 साल के करियर में वे 34 टेस्ट, 167 वनडे और 68 T20 मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। टीम इंडिया के सबसे खतरनाक सलामी बल्लेबाजों में से एक शिखर धवन लंबे समय से टीम से बाहर चल रहे थे। उन्होंने टीम इंडिया के लिए आखिरी मैच दिसंबर 2022 में बांग्लादेश के खिलाफ खेला था। सोशल मीडिया X पर पोस्ट किए गए वीडियो में शिखर धवन ने अपने क्रिकेट करियर में साथ देने वाले लोगों का आभार जताया है। हमेशा से एक की मंजिल थी इंडिया के लिए खेलना, और वो हुआ भी, जिसके लिए मैं कई लोगों का शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले मेरी फैमिली, मेरे बचपन के कोच तारिक सिन्हा जी, मदन शर्मा जी, जिनके अंडर मैंने क्रिकेट सीखी। फिर मेरी टीम, जिसके साथ साथ मैं सालों खेला। मुझे एक परिवार और मिला, नाम मिला, आप सबका प्यार मिला। पर कहते हैं ना, कहानी में आगे बढ़ने के लिए पन्ने पलटना जरूरी है। तो बस मैं भी ऐसे ही करने जा रहा हूँ। आई एम अनाउंसिंग माई रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक क्रिकेट। और समाचारों के अंत में नजर डालते हैं राष्ट्रीय महत्व की कुछ और खबरों पर फटाफट अंदाज में। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कद्दावर नेता चंपई सोरेन ने सरायकेला पहुंचकर अपने समर्थकों को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि 2 दिन में वो अपनी स्थिति साफ करेंगे। उन्होंने कहा कि झारखंड के भविष्य के लिए वो नया संगठन बना सकते हैं या तो किसी अच्छे मित्र के साथ जाएंगे। भारत ने अपना पहला रियूजेबल हाइब्रिड रॉकेट रूमी 1 को लॉन्च कर दिया है। रूमी 1 को चेन्नई के थिरुविदंतई से लॉन्च किया गया। तमिलनाडु स्थित स्टार्टअप स्पेस जोन इंडिया और मार्टिन ग्रुप द्वारा विकसित इस रॉकेट को मोबाइल लॉन्चर के द्वारा प्रक्षेपित किया गया। भारत के रक्षा निर्यात 2024-25 की पहली तिमाही में भारत का रक्षा निर्यात 30% बढ़ा है। इससे सरकार के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में 2025 तक 1.75 लाख करोड़ रुपए के व्यापार के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिली है। साथ ही वैश्विक संघर्षों और सरकार की पहल के चलते पिछले दशक में भारत के रक्षा निर्यात में 30 गुना बढ़ोतरी हुई है। नई दिल्ली में आयोजित 10वीं भारत अंतर्राष्ट्रीय MSME स्टार्टअप एक्सपो और शिखर सम्मेलन 2024 को संबोधित करते हुए केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि MSME को केवल एक छोटे उद्यम के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि MSME एक बड़ी ताकत है और शायद ही कोई ऐसी बड़ी यूनिट होगी जो MSME पर निर्भर नहीं करती हो। मणिपुर की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा को लेकर भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी मणिपुर के दौरे पर हैं। सुरक्षा की स्थिति पर सेना प्रमुख ने कहा कि मणिपुर में विश्वास और शांति कायम करने के उद्देश्य से सभी समुदायों को एक साथ लाने पर काम हो रहा है। अयोध्या के राम मंदिर में रक्षा मंत्रालय ने अपनी श्रद्धा पेश की है। मंदिर के प्रथम तल पर संगमरमर के राम दरबार के साथ साथ टाइटेनियम का राम दरबार भी रखा जाएगा। रक्षा मंत्रालय की संस्था मेधानी ने टाइटेनियम से बना राम दरबार ट्रस्ट को सौंपा है। ये धातु सबसे मजबूत होती है जो पनडुब्बी बनाने में काम आती है। टेक्नॉक्शियन वर्ल्ड रोबोटिक्स चैंपियनशिप 2024 की उत्तर प्रदेश के नोएडा में शुरुआत हुई। 27 अगस्त तक चलने वाली इस चैंपियनशिप का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया। करीब 50 देशों के 20,000 से अधिक प्रतिभागी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सुरक्षा बलों ने सोपोर के राफियाबाद इलाके में मुठभेड़ में एक आतंकवादी को मार गिराया है। यह अभियान सोपोर पुलिस और 32 राष्ट्रीय राइफल का संयुक्त अभियान था। इलाके में सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है।
एनआईए ने केरल के प्रोफेसर की हथेली काटने और जानलेवा हमला करने के मामले में मुख्य हमलावर को पनाह देने वाले को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी सी शफीर ने 2010 में प्रोफेसर टीजे जोसेफ पर हमला करने के बाद फरार हुए सवाद को शरण दी थी। एनआईए ने सवाद को जनवरी 2024 में गिरफ्तार किया था और इस मामले में कुल 19 आरोपी दोषी ठहराए जा चुके हैं। असम के नागांव जिले में धींग सामूहिक बलात्कार की घटना के मुख्य आरोपी तफजुल इस्लाम का शव एक तालाब से बरामद किया गया है। नागांव के एसपी स्वप्निल डेका ने कहा कि इस मामले में पुलिस ने उसे पहले भी गिरफ्तार किया था। जब पुलिस की टीम उसे जांच के लिए घटनास्थल पर ले गई तो उसने भागने की कोशिश की और घटनास्थल के पास स्थित एक तालाब में कूद गया। तो इन्हीं खबरों के साथ समाचारों के संग में बस इतना ही। नमस्कार।